गुड्डू बिस्तर पर उठकर बैठ गया। गुड्डू हद से ज़्यादा चाचू, कल विच के साथ डिनर पर नहीं जाना वो गंदी है ना, क्रिमिनल है, संजीदा था। हमज़ा ने टोका, बुरी बात है गुड्डू, वो गेस्ट है, 1-2 रोज़ में अपनी घर चली जाएगी। गुड्डू ने चाचू वो फ़ोन पर रेस्टोरेंट में बेबी को गोली मारने की बात कर रही थी, उसे आगाह करना चाहा था। गुड्डू तुम और बेबी उसे तंग भी तो बहुत करते हो ना, वो अपनी सिस्टर पे गुस्सा भी तो कर सकती है ना। चाचू आप, हमज़ा चाचू के भतीजे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेबी को, अब तुम जल्दी से सो जाओ, उसे ब्लैंकेट में ओढ़ कर थपथपाते हुए कहा। गुड्डू के सोने के बाद हमज़ा लाइट ऑफ करता बाहर निकल गया। उसकी वजीह चेहरे पर बला की खंकी थी। इकबाल साहब फ़ोन बंद करके पलटे ही थे कि ताई उनके सामने आ गई। किसका फ़ोन था, इतने परेशान क्यों हो, खैरियत तो है? कमिश्नर अहमद को फ़ोन था, मरियम का पता लग गया है, वो कल मरियम को अपनी साली के साथ किसी रेस्टोरेंट इकबाल साहब भेज रहा है और इधर ही मरियम को मार देंगे, टारगेट किलिंग का बहाना बन जाएगा ना। तो इसे तफसील बताते हुए कहा, लो तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, इस शहर में तो आए रोज़ वारदातें होती रहती हैं, आप भी किसी बदमाश को पैसे देकर इस करम अंजलि बद लिहाज लड़की को गोली मरवा दें। ताई ने मशवरा दिया था, तुम नहीं जानती ये कमिश्नर बहुत लालची है, ये सारी ज़िंदगी मरियम के कत्ल को बुनियाद बनाकर हमसे बड़ी रकम का मुतालबा करता रहेगा। पहले ही बाई साहब और भाभी के कत्ल के हवाले से मुझ पर इकबाल साहब ने सर दबाते हुए कहा कि इसने लाखों लूट लिए। सुनो जी, एक तीर से 2 शिकार करो, इस कमिश्नर को भी उसी रेस्टोरेंट में बुलवा कर कहो कि साथ बैठकर वारदात को देखना है, उसे रकम भी देने का लालच दे दो। जिन गुंडों को फायरिंग का काम दिया है ताई ने अपनी शैतानी, उन्हें इस लालची खबीस को ठिकाने लगाने का भी ठेका दे दो। आइडिया दिया इकबाल साहब ने नेक वक्त, तुम ठीक कह रही हो, इस अहमद से भी बात करता हूँ, जवाब दिया। गाड़ी की चाबी हलाता ज़हीब कमरे में दाखिल हुआ तो डैडी किससे का जिक्र कर रहे हैं, खैर तो है कि एक दोस्त, तुम सुनाओ किधर गायब हो, कम अज़ कम रात में तो वक्त पर घर आ जाया करो, इकबाल साहब ने अपने इकलौते साहबजादे को टोका। डैडी आप तो जानते हैं मेरे दोस्तों को, आजकल हम सब दोस्त मिलकर बैठते हैं तो देर। ज़हीब ने पेप्सी का कैन फ्रिज से निकालते हुए, अच्छा ये बताएं मरियम का कुछ पता चला, वह सवाल किया। इकबाल साहब ने जवाब दिया, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, वैसे डैडी आपकी भतीजी बहुत ही डीठ हड्डी है, अच्छा भला नहर में फेंक दिया था और फिर भी। ज़हीब ने नफ़रत से मरियम का जिक्र किया। कोई बात नहीं बेटा, इस मरियम की तो अब सो कोल्ड शोहर ने मुझ पर केस कर दिया है, अच्छा नहीं किया तुम इकबाल साहब, देखना बहुत जल्द ही मैं इस फसाद की जड़ को ज़मीन के अंदर पहुंचा दूंगा। सफाकी से बोले। सुबह के 7 बज चुके थे और पूरे घर में लाउड स्पीकर की तरह हमज़ा की आवाज़ गूंज रही थी, इस घर में बसने वाले डीठ नखरीले अफराद, खुदा अब उठ जाओ और मुंह हाथ धो लो, किचन में रिपोर्ट करो। वो किचन में खड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हुए माइक के साथ सोई हुई कौम को जगाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा था। मेरे राज दुलारे गुड्डू बबलू, अब उठ जाओ, उससे पहले कि मैं तुम्हें उठाने आ जाऊँ। कमरे में उससे की खंकी फैली तो गुड्डू और बबलू दोनों नींद में हमज़ा की आवाज़ें सुन सुनकर डिस्टर्ब हो रहे थे। बिल आखिर गुड्डू ने बिस्तर छोड़कर बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ हमज़ा के कमरे की जानिब रवाना हुआ। मरियम अपने कानों में उंगलियां दिए मुंह पर तकिया रखे हमज़ा को सलातो सलाम को सुन रही थी और इतनी अच्छी नींद आ रही थी कि इस 3 डब्बे वाले के हमज़ा ने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। मरियम के गुस्से का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा था। तंग आकर उसने तकिया मुंह से हटाया और उठकर बैठ गई। इससे पहले कि वो बिस्तर छोड़ती, आंखें मसलता, मुंह बसूड़ता, गुड्डू कमरे के अंदर दाखिल हो। गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम प्लीज़ चाचू को डांट सकती हो कि वो सोने नहीं दे रहे, गुड्डू ने फरमाइश की। मरियम ने, गुड्डू तुम्हारे चाचू तो तुम खुद जाकर बात करो, बच्चे अपने हक के लिए लड़ना सीखो, को उकसाने की कोशिश करते हुए। गुड्डू ने पूछा, बेबी ये हक क्या होता है, कोई नया फाइटिंग वाला गेम है क्या? गुड्डू के लहजे में इश्तियाक था। एक तो गुड्डू तुम भी कभी तो तुम गेम और केबल से हटकर सोचा करो ना। तो सब छोड़कर किचन में मरियम ने उठकर बाल जोड़े में लपेटे और दुपट्टा उठाकर चल पड़ी। तुम्हारे चाचू की क्लास लेते हैं, कर शानों पर डाला और स्लीपर पहनकर गुड्डू को लिए बाहर निकली थी। इन दोनों का रुख किचन की जानिब था। किचन का तो मंजर ही अलग था। हमज़ा नाश्ता प्लेटों में निकाल कर वो बिच सती सावित्री बनकर सिंक से तैयार मेकअप ज्वेलरी से मज़ी हमज़ा के हाथ से प्लेट लेकर जाकर मेज़ पर लगा रखी रही थी। मरियम और गुड्डू दोनों को नकूत हुई कि वो
मुंह खोले इस नाकाबिले यकीन मंजर को देख रहे थे। गुड्डू के सदमे में डूबी सरगोशी मरियम बेबी लगता है इस विच ने चाचू को पटा लिया है कि समात से टकराई। मरियम बुलंद आवाज़ से हमज़ा और माहीन को घूरती अंदर दाखिल हुई। ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग आपा। हमज़ा बेचारे कब से अकेले लगे हुए थे, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझ जैसी सुगर लड़की के होते हुए हमज़ा बेचारे अकेले काम करें। माहीन ने मरियम के पास आकर जवाब दिया, इसलिए उनकी मदद के लिए आ गई। मरियम ने खा जाने वाली नज़र से बेचारे 6 फुटे हमज़ा को देखा तो चाय मग में अंडेल रहा था, और फिर अपने से कम से कम 4 साल बड़ी उम्र की काकी को देखा जो उसे आपा कह रही थी। मरियम हमज़ा के पास जाकर, ये सुबह सवेरे मैंने तुम्हें कहा था कि सहरी वाले ना बना करो। फंकारी बेबी, ये सहरी वाला कौन होता है? गुड्डू ने टांग अड़ाई। मरियम ने तंग कर जवाब दिया, किचन से वॉकआउट। सहरी वाला तुम्हारा चाचू होता है। कर गई। हमज़ा ने बगौर मरियम का जुलस्ता कलस्ता अंदाज देखा। इससे पहले कि वो मरियम के पीछे जाता, पप्पू आंखें मसलता हुआ दरवाजे पर नमूदार हुआ। पप्पू ने एंट्रेंस लगवाई। चाचू मैं आ गया हूँ। हमज़ा ने पप्पू को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और गुड्डू को भी बैठने का इशारा किया। हमज़ा, मिस महीन मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, तब तक आप बच्चों को नाश्ता करवाएं। महीन का काम देकर तेज़ी से अपने कमरे की जानिब चला गया। मरियम कमरे में आकर जलते बुनते हुए बेड पर सर चादर तान कर लेट गई थी। उसे माहीन का हमज़ा के साथ किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो लफ्ज़ आपा और उसके दिल पर ढा करके लगा था। अभी उसके अंदर आते ही 5 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाज़ा खोलकर हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। हमज़ा ने बेड के पास आकर उसे आवाज़ दी, मरियम मरियम डार्लिंग, अब ड्रामा बंद करो और चलकर अपनी हैंडसम हस्बैंड के साथ नाश्ता करो। हमज़ा ने बोलते हुए मरियम के मुंह से चादर एक झटके से उतार दी थी। क्या क्यों तंग कर रहे हो? जाओ जाकर उस काली माता के बिच के साथ नाश्ता करो बैठकर। मरियम ने भड़ास निकाली थी। हमज़ा बेचारा कहने लगा। हमज़ा ने शरारत से पूछा, जेलस हो रही हो? मैं और जेलस? भला मैं क्यों जेलस होने लगी? खाम खा मेरी बला से, तुम जिसके साथ भी चाहो। मरियम सुलगते हुए बोली थी। नाश्ता बनाओ और खाओ। हमज़ा ने एक गहरी नज़र मरियम के सुलगते चेहरे पर डाली और फिर उसका एक हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने मद्दे मुकाबल किया। मरियम, कल हमारा वलीमा है। हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने लगे हैं और अब मैं कोई इनकार बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही हमारे बीच में कोई फासले रहने दूँगा। इसलिए तुम्हारे जो हमज़ा ने संजीदगी से बात मुकम्मल की बेतराज़ात है, मुझे खुलकर बता दो। मरियम ने पलकें उठाकर हमज़ा को देखा जो बड़ी फुर्सत और संजीदगी से उसकी जानिब में तवज्जो हुआ था। ये बात तो तय है हमज़ा कि इसके दिल में बड़ा जुमान हो चुका है, बस इस बात का इजहार हमज़ा से करना मुश्किल हो रहा था। मरियम ने खुश्क होते हुए लबों पर ज़ुबान फेरी। मेरी कुछ शर्तें हैं और अगर तुम मान लो तो। हमज़ा ने बगौर इसका शर्म से लाल चेहरा देखा। पहले बात मुकम्मल करो फिर शराइत मंजूर करना। चेहरा देखते हुए कहा, तुम कागज़ और पेंसिल लाओ और मेरी शराइत लेकर दस्तखत कर दो ताकि कल को मेरे पास सनद रहे। मरियम ने झिझकते हुए कहा, तुम्हारा क्या भरोसा मुझे हासिल करके अपनी सारी बात को मुकर जाओ। हमज़ा ने झुककर मरियम का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों में झांकता हुआ संजीदगी से गोया हुआ। मोहतरमा मरियम और मेरी जान बेगम, आप इरशाद फरमाएं। आपकी इस नाजुक लबों से निकले अल्फाज खुद ही मेरे दिल पर नकूश हो जाएंगे। मरियम ने उसकी कुर्बत से गहरा और घबरा उठी थी। हमज़ा ने उसे अपनी गिरफ्त से ओके तुम्हारी 5 मिनट में फटाफट अपनी शराइत बताओ है कि आज़ाद किया और सोफ़े पर बैठ गया। मरियम ने अपनी अतल पतल सांस पर काबू डाला और फिर बड़ी संजीदगी से अपनी शराइत बताने लगी। पहली शर्त यह है कि आज से बल्कि अभी से तुम वो मनहूस सा माइक नहीं पकड़ोगे और ना ही घर में चलाओगे। दूसरी शर्त, मुझसे मुश्किल खाने नहीं पकवाओगे बल्कि खाना ही नहीं पकवाओगे, हम स्नैक्स खा लिया करेंगे। तीसरी शर्त, गुड्डू और पप्पू को कभी भी उल्टा नहीं लटकाओगे। चौथी शर्त, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता इसलिए हम सबका नाश्ता तुम बनाओगे। पाँचवीं शर्त यह है कि हनीमून पर गुड्डू और पप्पू के साथ लंदन जाऊँगी अपने घर। छठी शर्त, और बस हमज़ा साहब का ज़ब्त जवाब दे गया था, क्या पूरे 14 निकात तुम रट कर आई हो? और गज़ब खुदा का हनीमून गुड्डू पप्पू और इसके साथ जाएंगे क्या? इधर अकेले चने भूनूंगा मैं, बस बहुत हो गया। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ और शराफत से मेरी दुल्हन बन जाओ। हमज़ा ने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्लर छोड़ना है, फिर बच्चों की शेरवानियाँ पिक करनी है, लंच भी करना है। हमज़ा ने पूरे दिन का टाइम टेबल बता दिया था। मैं बाहर लेकर जाऊँगा और डिनर तो सिस करवा रही हैं। मरियम ने इनकार किया कि पार्लर क्यों, मुझे नहीं जाना मैडम, मुझे अपनी दुल्हन मुकम्मल संघार के तौर पर चाहिए। मैंने टाइम लिया है और जल्दी करो, हमज़ा ने ऑर्डर दिया तो खुद
बच्चों को तैयार करने बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद महीन को बिना बताए इन चारों का काफ़िला रवाना हो चुका था। सबसे पहले हमज़ा ने एक मशहूर पार्लर के आगे गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए मरियम को भी उतारने लगा। सुनो, ये फ़ोन रख लो, जब फारिग होगी तो कॉल कर देना, और हाँ, मेहंदी भर कर कोहनियों तक लगवाना। हमज़ा ने, मुझे तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में अपने नाम की मेहंदी देखनी है, गमगीन लहजे में सरगोशी की। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।